जय हिंद दोस्तों। हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्याकरण कहते किसे हैं। तो जिन नियमों के अंतर्गत हम किसी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से समझना आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सबसे सिंपल तरीके, सिंपल भाषा में किसी भाषा का ज्ञान या किसी भाषा का शुद्ध रूप से समझना, बोलना, लिखना या उच्चारण करना आ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सीधी बात, एक शब्दों में हम कह लें, सबसे सिंपल तरीके से आते। फिर सब व्याकरण कितने प्रकार का होता है, या व्याकरण की जो पृष्ठभूमि है, कहते हैं व्याकरण कितने नियमों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उनके कितने प्रकार होते हैं। एक तरह से हम कह लें तो कि एक तरह सिंपल भाषा में हम कह लें व्याकरण कितने प्रकार का होता है। तो निम्नलिखित व्याकरण 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार के उसमें अध्ययन किया जाता है। पहला है हम कह सकते वर्ड विचार, दूसरा है शब्द विचार, नंबर 3 है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ड विचार का अध्ययन करेंगे कि वर्ड कहते किसे हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग करेंगे वर्ड की परिभाषा के विषय में जानें। वर्ड क्या होती है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कहने का तात्पर्य होता है जो वर्ड होता है वह भाषा की सबसे न्यून यानी छोटी इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब कहते हैं कि वर्ड कितने प्रकार का होता है। दूसरे नंबर पे आता है वर्ड के प्रकार। तो हम वर्ड के प्रकार हम किन रूपों में उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्ड निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट आता है स्वर और नंबर 2 आता है व्यंजन। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। वर्ड कितने प्रकार का होता है? निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट में। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, लिख भी लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से, एक शब्द और जिसमें जोड़ लेंगे स्वतंत्र रूप से किया जाए वर्ड कहलाता है। परिभाषा से साफ साफ जाहिर होता है कि स्वर वो वर्ड होते हैं कि जिनको हम बोलते हैं या बोलते समय हमारे प्राणवायु में किसी प्रकार की रुकावट या उसमें किसी अन्य वर्ड का समावेशन नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा से है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से, इसमें ना कोई रुकावट है, ना इसमें मुख की कोई एक्टिविटी हो रही है, ना प्राणवायु हमारी कहीं अवरुद्ध हो रही है। हम जब इस वर्णों को बोलते हैं तो क्या होती है, हमारी जो प्राणवायु होती है वो बिना रुकावट के बाहर को तरफ निकलती है। अर्थात इन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह स्वतंत्र अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं? 11 होते। सॉरी, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, कामा, बड़ा ऊ, कामा, ऋषि, कामा, ए, कामा, ए, कामा, ओ, कामा, ओ।
तो ये तो हो गए हमारे कितने 11 स्वर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब हमारे हिंदी के स्वरों की बात होती है तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर केवल स्वरों की संख्या पूछता है तो हम 11 की जगह 13 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दो जो इसमें अयोगवाह हैं, अयोगवाह एक अंग होता है, एक अह, इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम क्या करें, अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता है तो 11 + 2 13 कर लेंगे। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछता है मूल रूप से मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। इसका हमें ध्यान देना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे हिंदी वर्णमाला में पूछता है कुल स्वरों की संख्या तो 13 होती है, अगर इसमें पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। आइए आगे चलते हैं। स्वर के भेद। आगे यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वरों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा जो स्वर है वो है ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3 ये हो गए। स्वरों के प्रकार में हमारे निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को हम जानेंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय कम से कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके बोलने के लिए या बोलने की जो समय अवधि है वह सबसे कम लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ड हैं एक बार वो देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? चारों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा से हमें ये पता चलता है कि एक मात्रा का समय, कह लीजिए सबसे सिंपल अगर भाषा में कहना चाहे तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 अ, नंबर 2 छोटी ई, नंबर 3 छोटा ऊ, नंबर 4 री। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम बोलते हैं तो कम से कम समय लगता है। अगली दूसरी नंबर देख लेते हैं। नंबर 2, ये तो 1 नंबर हो गया। नंबर 2
दूसरे में क्या है, दीर्घ स्वर। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि जिन वर्णों को बोलते समय या सीधी सीधी बात, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे। जिन वर्णों का उच्चारण मतलब इस दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं या बोलते समय इसका ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की प्रकार की बात कर लेते हैं। दीर्घ स्वर कितने प्रकार का होता है? इसमें से हम ह्रस्व स्वर को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जो स्वर इसमें बचते हैं वो सारे किन में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। तो कौन से बच रहे हैं? आ, ठीक। नंबर 2 बड़ी ई, नंबर 3 बड़ा ऊ, नंबर 4 ए, नंबर 5 ए, नंबर 6 ओ, नंबर 7 ओ। अब इसमें देखेंगे कि अ, अंग और अह को हमने क्यों नहीं शामिल किया। इसलिए नहीं शामिल किया कि यह अयोग के अंतर्गत। अब इसे प्लुत स्वर को हम देखते हैं। प्लुत स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, या आप ह्रस्व को छोड़ दें, दीर्घ को रख लें, दीर्घ की अपेक्षा 3 मात्रा का समय लगता है। या इससे कह लें कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। या सिंपल भाषा में अगर कहना चाहें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तीन मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसकी उदाहरण की बात करते हैं। जैसे ओम। क्या होता है कि ये जो वर्ड है इसका प्रयोग केवल हमें संस्कृत में देखने को मिलता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, इसलिए प्लुत स्वर उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर स्वर के प्रकार की बात आती है तो हम तीनों को दर्शाएंगे और तीनों को परिभाषा और तीनों की एथेंटिक चीज़ को उदाहरण सहित हमें दर्शाना होगा। जैसे में हम लिखते हैं ओएम, तो इसके उच्चारण करते समय इनकी अपेक्षा हमें अधिक समय की अपेक्षा इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, अर्थात
कहने का तात्पर्य, अगर हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें दूसरा वर्ड छुपा होता है जिसकी सहायता से हम इस वर्ड का उच्चारण कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्ड की उसमें प्रबलता पाई जाती है। सीधी सी अगर हम एक छोटे से उसमें देख लें, छोटे से निम्न एक लाइन में, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के समय हमें स्वरों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने सपोज दैट बोल दिया क, ख, तो इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम खंड करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो इसमें से हमें क्या होता है, अलग वर्ड मिल जाता है। जैसे हम इसका खंड करेंगे तो क कामा अ हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं इस वर्ड को बोलने के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है। अगर ये हम इसे बोलेंगे तो क, अब अगर इसका हम उच्चारण करते हैं तो क, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप नहीं है, लेकिन इसका ये स्वतंत्र रूप है। अब कहेंगे कि इसमें सर क्या होता है, परिभाषा के अनुसार ये भी इसमें से एक ही वर्ड बच रहा है, ये तो अपना स्वर क्या हुआ, अलग हो गया। नहीं, इसके वास्तविक रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, इसके काल्पनिक रूप में परिवर्तन हुआ। कहने का तात्पर्य कि ये उसका काल्पनिक रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जब इसमें से हम स्वर को अलग कर देंगे तो यह स्वतंत्र रूप होगा, लेकिन परिभाषा के अनुसार आप कहेंगे तब तो ये तो स्वर की श्रेणी में आ गया ना, स्वर की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके वास्तविक रूप में परिवर्तन हुआ ही नहीं है, इसके काल्पनिक रूप में परिवर्तन हुआ। इसलिए हम इसे, अगर इसका खंडन करते हैं तो क से अ क्या होता है, अलग होता है। तो अगर एक परिभाषा यहाँ भी ये भी बन गई कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, क्या करें, स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो दो परिभाषा, एक है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर सिंपल देखा जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आइए व्यंजन के प्रकार की बातें कर लेते हैं। यह निम्नलिखित नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। नंबर 5 उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, जो कि इसके अंतर्गत आता है, लेकिन उसके 2 गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक में ये होता है ड और ढ, तो ये आ जाता है किसके अंतर्गत,
उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। अगर इसमें से हम यहाँ से बिंदी इसकी हटा दें तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए द्विगुण या उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में इसे रखते हैं। तो हमने व्यंजन के प्रकार में क्या करा, इसको भी इंक्लूड कर लिया। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आगे जब पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि हिंदी माला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आगे चल के इसी वीडियो में भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अभी जान लेते हैं हमें स्पर्श व्यंजन, स्तंभ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। लास्ट में आता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन स्पर्श वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ, मुख, कंठ आदि भागों को स्पर्श करते हुए बाहर को निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कौन कौन सी होती है, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म। कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25। ये किसके अंतर्गत आएंगे, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, क वर्ग, इसे च वर्ग, इसे ट वर्ग, इसे त वर्ग और इसे हम प वर्ग लिख सकते हैं। ये वर्गों का डिवाइडेशन करने के बाद, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें 5-5 वर्ड मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें वर्गों में डिवाइड करके वर्ग के रूप में इसे लिख सकते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 5 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। य, र, ल और व। य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 लिख सकते हैं। इसकी संख्या 25। और एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, 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 ह, स, 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 ह। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन। ये भी कितने प्रकार का होता है, छ, त, ज्ञ और स्र। इनके भी कितने प्रकार के हैं, ये भी 4 प्रकार का है। स्पर्श व्यंजन 25, जो क से म तक आप कह सकते हो, 25 वर्ड हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन स, 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 ह, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 प्रकार के होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्र। अब आता है द्विगुण व्यंजन। ये एक नाम से इसको और जानते हैं, उच्छिप्त। इसको कहते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो ये उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ये दोनों। यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, लेकिन जब इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड, ढ, ये दोनों क्या हो जाएगा, बिंदी लग जाए। तो इसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो 4 वर्ण हैं, यह 2 परस्पर शब्दों से मिलके बने हुए हैं। 2 परस्पर शब्दों से मिलके बने हुए हैं। जैसे छतरी की बात कर लें तो ये क हलंत कर लेंगे, ये ध्यान रहे। अगर पूरा क होगा तो इसमें स्वर भी समाहित होगा। अगर पूरा अगर क लिखते हैं तो इसके समावेशन से छतरी का निर्माण नहीं होगा, इसलिए क और स।
इससे क्या बना है, छत्रे। ये तो नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे आता है त्र। त्र, त प्लस र, ये दोनों हंत होगा, नहीं सॉरी, इस पे हंत नहीं होगा, एक ही पे हंत होगा। ये आधा और ये पूरा मिलके त्र का निर्माण करेंगे। नंबर 3 क्या हो गया, क्षेत्र और ज्ञ। अब ये कौन से वर्णों से मिलके बना है, ज और य, ज हलंत प्लस य पूरा रहेगा। ये 2 वर्णों से मिलके बना है। लास्ट कौन सा बच रहा है, स्र बच रहा है, नंबर 4। तो ये जिन वर्णों से मिलके बना है वो हैं स प्लस र, ये 4 वर्णों के समावेशन से मिलके बना है, इसलिए इन्हें क्या कहा है कि मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। इसे मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं, दोनों को। अब देखते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णमालाओं की संख्या है, अर्थात पूरे वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है। तो मैं संख्या आपको गिना दूं, कितने हो गए, स्पर्श व्यंजन 25 प्लस अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 प्लस ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 प्लस संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 प्लस द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। टोटल हम कर लेंगे, कितना हो रहा है, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39। ये 39 वर्णमाला की पूछ रहा है, तो वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे 11 स्वर भी आ जाते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर, 39 प्लस 11 50 हो रहे हैं। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमने 2 छोड़ रखा है, अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से थे, अंग प्लस अह, तो हम इनको क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस 2 अयोगवा, कितने हो गए, 52। तो अगर कोई पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें क्या क्या समाहित है, तो सीधे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण या उत्क्षेप्त व्यंजनों की संख्या 2 प्लस 2 हमारे क्या है, अयोगवा, और प्लस 11 हमारे स्वर। तो लिख सकते हैं 39 कितने व्यंजन और 11 स्वर और 2 अयोगवाहों की संख्या। ठीक, तो ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 52। अर्थात हिंदी वर्णमाला में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, 52 होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।